कल हमने ब्रह्मपुरी से शुरुआत की, लेकिन उसके पहले लगभग 1 साल जो हमारे रमेश पाटिल जी ने बताया, जैसे कांशीराम साहब या बाबा साहब के समय में एक वेल ऑर्गेनाइज आंदोलन चलते थे, तो पिछले 1 साल में हमने संविधान परिषदों का आयोजन महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, तेलंगाना हो, दिल्ली हो, कई राज्यों में करके अपनी बात को लोगों के तक पहुंचाया था। क्या विषय लेकर हम गए थे? विषय ये था कि संविधान ने हमें जो राजनीतिक आरक्षण दिया है, उसके कारण हमारे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के नेता लोग आरक्षित सीटों पर चुन के जाते हैं। संख्या कोई कम नहीं है। इस देश के संसद में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के दोनों के अकेले 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। 84 शेड्यूल कास्ट के हैं, 37 शेड्यूल ट्राइब के हैं। ये आरक्षित सीटों से चुन के जाते हैं। और इन परिषदों के माध्यम से हमने एक सवाल उठाया था कि क्या आरक्षित सीटों पर चुनकर जाने वाले लोग, क्या यही सही मायने में हमारे नेता हैं? क्या यही लोग सही मायने में हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं? कुछ लोग हाँ कहेंगे, लेकिन जो लोग हाँ कहते हैं उनके साथ और एक बात को जोड़ दें। इसी संसद में जो अपने आप को ओबीसी पिछड़े वर्ग के नेता कहते हैं, पिछड़े समुदाय से आते हैं, उसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी है। ऐसे 137 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस संसद में ओबीसी समुदाय से आते हैं। माइनॉरिटी से ताल्लुकात रखने वाले, उनके लिए कोई राजनीतिक आरक्षण तो नहीं है, लेकिन सबसे कम प्रतिनिधित्व आज उनका है, वो मुस्लिम समाज के सिर्फ 24 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो 137 पिछड़ों के हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के 131 है और माइनॉरिटी के 24 है। ये लगभग 292 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस देश के पार्लियामेंट के अंदर है। फिर भी हमारा संविधान खतरे में क्यों है? फिर भी हमारा संविधान खतरे में क्यों है? आज हर कोने से आवाज आती है संविधान को बचाना चाहिए। संविधान खतरे में है। 131 शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के नेता लोग पार्लियामेंट के अंदर है, संविधान खतरे में क्यों है? पिछड़ों के लगभग 137 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर है, संविधान खतरे में क्यों है? बैरिस्टर असीउद्दीन ओवैसी जैसे 24 लोग मुस्लिम समाज के पार्लियामेंट के अंदर है, तो भी संविधान खतरे में क्यों है? तो लगभग 300 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर होने के बावजूद भी हर कोई हर प्लेटफॉर्म से चिल्लाता है कि संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। इसका मतलब ये है कि ये लगभग 300 लोग जो आरक्षित सीटों पर चुनकर जाते हैं, जो शेड्यूल कास्ट है, जो शेड्यूल ट्राइब है, पिछड़ों का कोई पार्लियामेंट में आरक्षण नहीं है, माइनॉरिटी का नहीं है, इसलिए उनकी बात छोड़ देते हैं। लेकिन 131 जो पार्लियामेंट में चुन के जाते हैं, वो करते क्या है? देश के विधानसभा के अंदर चुन के जाते हैं। महाराष्ट्र में 29 शेड्यूल कास्ट के एमएलए है, 25 शेड्यूल ट्राइब के एमएलए है, करते क्या? क्या बाबा साहब की यही उम्मीद थी उनसे? हम संविधान के दिन के मौके पर, आज संविधान दिन है, कोई प्रोसेशन निकालता है, कोई साइकिल मार्च निकालता है, कोई और कोई प्रोग्राम करता है, और जब वोट करने का दिन आता है तो सारे दलाल बनकर बीजेपी के साथ जाकर अपना माथा ठोकते हैं। क्या ये बाबा साहब के साथ वफादारी है? क्या ये संविधान के साथ वफादारी है? और इसलिए बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी अकेले अपने दमखम पर चलती रहती है, किसी का सहारा लेकर नहीं चलती। आज भी पिछले तेलंगाना चुनाव में बीआरएसपी के 14 उम्मीदवार आज भी रण मैदान में है, तो अपने बलबूते पर है, किसी का सहारा लेकर हम चलने की बात नहीं करते हैं। हमारे लोग कहते कि नहीं भाई, मिलकर चलना चाहिए। किसके साथ मिले?
किसके साथ मिलकर चले? रामदास अठवले के साथ मिलकर चले, जो मोदी के गोदी में जाकर बैठे उनके। प्रकाश अंबेडकर वो किसी को साथ में ले ही नहीं लेना चाहते। पिछले साहब जाके आए, भुगत कर आए, तो मुझे अभी कहते अरे ओबीसी को कल भला बुरा कहा। उम्मीद क्या करोगे? उम्मीद क्या करोगे? अब ऐसे लोग क्या संविधान की हिफाजत कर सकते हैं, जो एक बड़ा गठबंधन नहीं बना सकते समाज का, अलग छोटे छोटे दलों का? वो बाबा साहब का संविधान कैसे बना पाएंगे? चुनाव आने के बाद हर कोई अपनी औकात और ताकत दिखाकर ज्यादा से ज्यादा अपना रेट बढ़ाकर पॉलिटिकल बार्गेनिंग करना, ये संविधान के साथ वफादारी नहीं है। ये बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन के साथ वफादारी नहीं, बल्कि ये गद्दारी है। ये स्पष्ट रूप से मैं आप लोगों के सामने कहना चाहता हूं। कल हमने ब्रह्मपुरी से बहुजन भागीदारी आंदोलन चला, शुरुआत क्यों शुरू किया? शुरू इसलिए किया कि जिस बाबा साहब को हम अपना महापुरुष मानते हैं, उन बाबा साहब अम्बेडकर ने 25 नवंबर 1948 को 49 को एक दिन 26 नवंबर के पहले संविधान सभा में आखिरी भाषण दिया। आखिरी भाषण में उन्होंने कई सवाल उठाए। उसमें से एक सवाल ये था, बाबा साहब ने यह कहा कि आज़ादी और संविधान आने तक इस देश के ऊपर हमेशा चंद लोगों का कब्जा रह चुका है। क्या संविधान लागू होने पर भी यह बरकरार रहेगा? क्या संविधान लागू होने पर भी क्या मुट्ठी भर लोग इस देश को अपने हाथ में रखने पाएंगे? और अगर ऐसा हुआ तो यह संविधान और प्रजातंत्र के साथ धोखा होगा, छलावा होगा, संविधान के मुताबिक नहीं होगा। बाबा साहब ने यह 25 नवंबर 1949 में संविधान सभा में अपनी बात रखते हुए यह भी चिंता व्यक्त की थी। अब बाबा साहब की इस बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि संविधान यही चाहेगा कि इस देश के सारे जो भी एवेन्यूज है, जो भी रास्ते हैं, उसमें एक बराबरी का मौका सभी लोगों को मिले, सभी लोगों को बराबरी का अधिकार मिले। आज ये 74 के संविधान दिन के मौके पर संविधान की दुहाई देकर हम हुक्मरान बैठे हुए लोगों को ये पूछेंगे, क्या आज भी इस देश के सारे लोगों को इस देश के संसाधनों के ऊपर बराबरी का अधिकार है? क्या उनको हक मिला है? और उसका जवाब सीधा सीधा ना है। उसका जवाब सीधा सीधा ना है। तो एक तरफ संविधान के किताब को अपने मस्तक पर लगाने वाले लोग, एक तरफ इस देश के बड़ा कानून बनाने वाले पार्लियामेंट के स्टेयरकेस के ऊपर माथा टेकने वाले लोग, क्या ये संविधान के साथ वफादारी रखते हैं? ये सबसे बड़ा अहम सवाल है। और अगर नहीं रखते हैं तो हमने अपना तो काम करना चाहिए। वो अपना काम तो डे नाइट करते रहेंगे, क्या हम लोग अपना काम करते हैं? और यही भी थोड़ा बहुत एहसास कराने के लिए बाबा साहब ने आगे जाकर कहा था कि सबको बराबरी का मौका मिलना चाहिए। आज हर कोई देश में चिल्लाता हमें मौका नहीं मिल रहा, बैकवर्ड चिल्लाता, माइनॉरिटी चिल्लाती है, शेड्यूल कास्ट चिल्लाती है। बाबा साहब अम्बेडकर ने सिर्फ कहकर रुके नहीं, तो उन्होंने संविधान के धारा 38 में एक प्रावधान बनाया। प्रावधान क्या बनाया? एक आर्टिकल लिखा, और वो आर्टिकल में ये लिखा कि इस देश के सारे साधनों में, संसाधनों में बराबरी की हक होगा, भागीदारी होगी, सबको अधिकार मिलेगा। ये बाबा साहब आर्टिकल 38 में लिख के चले गए।
सरकारों को यह कहा कि ये आपका फर्ज होगा देखना मिलता है क्या नहीं। बाबा साहब तो सब करके चले गए, बाबा साहब तो अपना काम करके चले गए। बाबा साहब के बाद इस बात को किसी ने याद किया? किसने याद किया? अम्बेडकर आंदोलन के तमाम सारे नेतागण, उनका अपना एक योगदान है, लेकिन बाबा साहब को कुछ सैद्धांतिक बातों को कभी भी उन्होंने याद नहीं दिलाया। एमपी एमएलए बनने के चक्कर में, राजनीतिक सौदेबाजी के चक्कर में, और एमपी एमएलए भी बने तो क्या हुआ? आज भी ओबीसी के 137 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में है। एक दिन आके मोदी का जूनियर मिनिस्टर पार्लियामेंट में आके कहता है ओबीसी की जनगणना नहीं होगी। 137 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक भी आवाज नहीं करता, एक भी आवाज नहीं करता। महाराष्ट्र में 2018 से शेड्यूल कास्ट कर्मचारियों का रिजर्वेशन एंड प्रमोशन बंद है। कितने नेता आवाज करते हैं? कितने नेता देवेंद्र फडणवीस को मिलकर इस बात का एहसास कराते हैं, चाहे नागपुर का हो या महाराष्ट्र का किसी कोने का हो। उनके लिए आरक्षण के ऊपर भी, रिजर्वेशन इन प्रमोशन के ऊपर 2018 से बंदी है। नौकर भर्ती का सवाल नहीं। कितने लोग हैं आवाज उठाने वाले, कितने लोग हैं हुक्मरानों को कहने वाले? ये उनकी औकात नहीं है। ये निजी मुलाकात करके अपने राजनीतिक सौदेबाजी करने वाले लोगों को नेता कहना ठीक नहीं होता, उनको दलाल कहना चाहिए, उनको चमचे कहना चाहिए। यही बाबा साहब के आंदोलन की भाषा है और यही भाषा में उनको समझाना चाहिए। लेकिन ये हिम्मत कौन करता? डर के मारे हिम्मत कोई नहीं करते। वोट नहीं पड़ेंगे इसके मारे में हिम्मत नहीं करते। तो बाबा साहब ने भी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कभी लोगों के अधिकार के ऊपर तिलांजलि देकर अपने सिद्धांतों को छोड़कर नहीं अपनाया ना। और इसीलिए इसका एहसास दिलाने के लिए जब देश में पूरे लगभग मुट्ठी भर लोग हावी हो चुके हैं, तो बीआरएसपी ने सोच समझकर उस बाबा साहब के बात के साथ राष्ट्रीय लेवल पर बहुजन भागीदारी आंदोलन चलाने का फैसला हम लोगों ने किया और उसकी कल शुरुआत ब्रह्मपुरी से की। आज ये दूसरी मीटिंग है। दोपहर को रामटेक में है, शाम तक को भंडारा में है, 28 तारीख को औरंगाबाद मराठवाड़ा लेवल की है, 1 तारीख को दिल्ली में है, 2 तारीख को अंबाला में हरियाणा में है, 3 तारीख को हरियाणा के ही फतेहपुर में है। तो अब बीआरएसपी सिर्फ नागपुर तक नहीं, महाराष्ट्र तक नहीं रही, 8 राज्यों तक पहुंच गई है। ये भी एक उपलब्धि हमारे 8 साल के अंदर है। बाबा साहब के बाद बाबा साहब की इस बात को याद दिलाने वाला काम अभी हमारे यहाँ मंच पर आने के पहले हमारे गायक साथी प्रोग्राम कर रहे थे। उसमें से बाबा साहब आंदोलन के एक बहुत बड़ा गायक, शायर, कवि पैदा हुआ, वामन दादा कर्डक, जिसका नाम आपने सुना होगा। वामन दादा कर्डक के ऊपर मेरी किताब अभी कांशीराम जी मेला नागपुर में हुआ, तो उसी में वो एक किताब उनके सम्मान के लिए एक पब्लिश की गई। वामन दादा कर्डक ने बाबा साहब की वो बड़ी ऊंची बात साधारण लफ्जों में कह के 1965 में एक गीत लिखा था, एक गाना लिखा था। अक्सर वो कभी गायक लोग गाना गाते हैं आणि ते गाणं असं आहे की सांगा आम्हाला भारला बिरला बाटा आमचा वाटा कुठं आहे हो, अशा प्रकारचं ते गाणं। सांगा आम्हाला बिरला बाटा धनाचा साठा कुठं आहे हो, आणि सांगा आम्हाला टाटा आमचा वाटा कुठं आहे हो। ही गोष्ट वामनदादांनी 1965 मध्ये सांगितली। वामनदादाने 1971च्या नंतर 2 गीतामधून त्याने भविष्य वर्तवलं। काय म्हणाले वामनदादा? वामनदादा असं म्हणाले कि भविष्य में सरकारों की नीति अगर ऐसी रही, तर वामनदादा एका गीतामध्ये असं म्हणतात की भविष्यात टाटा बिर्ला करतील, बाकी सारे उपाशी मरतील। वामनदादा असं म्हणतात की टाटा बिर्ला करतील, बाकी सारेच उपाशी मरतील।
वामन दादा ने 81 हे जीत लिहिलं. आज क्या हालात है, आज क्या हालात है. और यही बाबा साहब की और वामन दादा की बात देश के कोने कोने में अपने समय में पहुंचाने का एक बड़ा योगदान और आंदोलन जिसने खड़ा किया. उन्होंने नारा दिया, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी. वो साहब श्री कांशीराम जी थे. इसके अलावा भारत के कौन से नेताओं को भागीदारी की बात करने की आदत लगी? किसी ने वो हिम्मत दिखाई. और इसीलिए बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी आज कुछ चंद लोग आरक्षण को लेकर मांग कर रहे हैं. बीआरएस कहती है आरक्षण का जितना हो गया, अब ज्यादा कुछ नहीं है, बचा नहीं है, नौकरियां बाजार में नहीं है, आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट बड़े लेवल पे है. जिसको सर्टिफिकेट बांटना है वो अपने मन मर्जी के मुताबिक बांटे, जिसको लेना है वो ले ले, कोई ज्यादा फायदा नहीं है. हमें अब आरक्षण के आगे चलकर अगला टप्पा, अगला पड़ाव तय करना चाहिए कि हमें सिर्फ आरक्षण से संतुष्ट नहीं होना चाहिए. हमें बाबा साहब के संविधान के मुताबिक इस देश के हर संसाधन में समुचित भागीदारी चाहिए. यही बात को लेकर बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी एक अगले पड़ाव के ऊपर चल रही है. आरक्षण का क्या मिलेगा? मैंने कहा ना, राजनीतिक आरक्षण मिला है ना, कितना फायदा हुआ. 1-2 एमएलए एमपी छोड़ दे तो कितना फायदा हुआ. जो मराठा समाज अब ओबीसी के पिछड़ों के राजनीतिक आरक्षण में घुसना चाहता है, जबकि महाराष्ट्र के मराठा पॉलिटिकल पावर उनके ही हाथ में, कितना फायदा होगा. ये सारा जब हिसाब किताब लगाते हैं तो बाबा साहब के भागीदारी आंदोलन के सिद्धांत पर जाने की जरूरत है. आरक्षण से समस्या का समाधान नहीं होगा. हम अगर 15% शेड्यूल कास्ट है तो हमें हर देश के हर सारे क्षेत्र में 15% अधिकार मिलना चाहिए. ट्राइबल अगर 8% है तो उसका उतना मिलना चाहिए. पिछड़ा अगर 50% है तो उसको 50 मिलना चाहिए. और माइनॉरिटी अगर 18-19% है तो उनका उल्ला मिलना चाहिए. बाकी बचे हुए आपस में बात के लिए, क्या ये सही होगा? आरक्षण के टुकड़ों के सहारे कौन देगा आरक्षण? फडणवीस देगा. फडणवीस आरक्षण देगा. पिछड़े महाराष्ट्र के 40-45% वो लेंगे. देने वाला कौन? नागपुर का फडणवीस. अरे क्या मजाक है ये कौन सा मजाक है? ये प्रजातंत्र का मजाक नहीं तो क्या? आदिवासी के बहुत सारे 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है यहाँ. अभी मराठा आरक्षण को लेकर एक आंदोलन हुआ तो सबकी नजर उसके तरफ. 3 महीने से गढ़चिरौली जिले में आदिवासी लोग अपना आंदोलन चला रहे थे. सुरजागढ़ इलाके में उनकी तरफ किसकी नजर है? कौन देखता है उनको? और कहा गए वो शेड्यूल ट्राइब के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए क्या अपनी आदिवासी के आवाज को बुलंद नहीं कर सकते? क्या कह रहे थे वो आदिवासी? उनको खदेड़ दिया 2 दिन पहले. पुलिस का सहारा लेकर, पुलिस की मदद लेकर खदेड़ दिया. उनका कहना क्या था? कहना यह था कि इसी भारत देश के केंद्र सरकार ने हमारे लिए एक पैसा कानून बनाया है. एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने 96 का कानून बनाया. इसी सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे लिए जंगल का अधिकार देने वाला एक कानून बनाया है. तो कानून का हम इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं. वो कानून की हम अमल बजावनी चाहते हैं. उस कानून के अंदर हमारे अपने हक और अधिकार चाहते हैं. तो गलत क्या है? कानून किसका है? सरकार का. मांगते आदिवासी सरकार के कानून का इम्प्लीमेंटेशन करो तो गलत है. यहाँ की पुलिस उनको खदेड़ देती है, उनको भगा देती है.
उनके आंदोलन को कुचल देती है। मीडिया देखता रही उनके आंदोलन को। हमारे आम आदमी के लोगों की वो समस्या नहीं बनता। यही हाल तो 9% आदिवासियों का देश के लेवल पर है। कितने ऐसे बातें कहेंगे आरक्षण को लेकर। अभी तेलंगाना का चुनाव, एक दिन प्रधानमंत्री गए थे एक सभा में। तेलंगाना में एक दलित नेता है शेड्यूल कास्ट, उसके सभा में गए थे। वो नेता की डिमांड क्या है कि शेड्यूल कास्ट का जो टोटल रिजर्वेशन है उसमें से अलग निकाल कर हमको दे दे, अलग दे दे। और तेलंगाना में भी 59 जाति है शेड्यूल कास्ट, जैसे महाराष्ट्र में 59 है। 59 जाति में बांटो आरक्षण, कितना आएगा खाते में, कितना आएगा? एक लेवल पे तो ओबीसी के आरक्षण के 4 टुकड़े करने के लिए मोदी सरकार ने रोहिणी कमीशन आयोग बिठाया, वो अभी एक्सेप्ट करने वाले हैं। और तेलंगाना के सभा में शेड्यूल कास्ट के भी टुकड़े टुकड़े मैं करूंगा, यही आश्वासन पंतप्रधान मोदी ने उस सभा में दिया। बहुत ही जल्द जाकर मैं दिल्ली में एक आयोग का गठन करूंगा। इस तरह की बात प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने तेलंगाना के प्रचार सभा में की। क्या दर्शाता है, क्या दर्शाता है? एक तरफ ओबीसी के 4 टुकड़े होंगे ताकि ये ढिंडोरा न पीट पाए कि हम 52% है, हम 50% है। इनके 4 टुकड़े बनाए जाएंगे। शेड्यूल कास्ट को भी टुकड़े टुकड़े बनाने का प्लान है। मोदी सरकार उस रास्ते पर काम कर रही है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, सुप्रीम कोर्ट ने शेड्यूल कास्ट के टुकड़े करने के लिए 1996 के एक जजमेंट के कारण मना किया है। फिर भी प्रधानमंत्री तेलंगाना के सभा में एक दलित नेता के सभा में जाकर कहते कि आपके लिए मैं आरक्षण के अलग टुकड़े करूंगा। यही बात महाराष्ट्र में भी कुछ लोग करते हैं। अरे शेड्यूल कास्ट के तो 59 जातियां है, तो फिर 59 जाति अपना अपना आरक्षण मांगेगी तो बांटो उनमें। कितना बांट पाओगे? क्या पॉलिटिकल सीटें उनमें बांट पाओगे? 3 लोकसभा की सीटें हैं महाराष्ट्र में शेड्यूल कास्ट के लिए। 3 लोकसभा की सीटें 59 जातियों में कैसे बांट पाओगे? ये असंभव है। लेकिन तुम लोग इकट्ठे नहीं आना चाहिए, सारा ओबीसी इकट्ठा नहीं रहना चाहिए, सारा मुसलमान एक इकट्ठा नहीं होना चाहिए। इसलिए बीजेपी अब उत्तर प्रदेश में बैकवर्ड मुस्लिमों के लिए अलग प्रोग्राम लेकर आई। पसमानदा मुस्लिम के नाम पे एक अलग पैकेज लेकर मोदी सरकार उत्तर प्रदेश में मुसलमानों में 2 फाड़ करने में लगी है, दलितों में तेलंगाना में लगी है। महाराष्ट्र में भी एक आयोग बिठाया था। अब आदिवासी के हमारा आदिवासी कहता है कि भाई हमारा भी आरक्षण बचा दो, क्योंकि वहां भी कोई घुसना चाहता है, कोई धनगर घुसना चाहता है, कोई और कोई। अरे इसी महाराष्ट्र सरकार ने एक टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस नाम की एक संशोधन संस्था है बॉम्बे में, उसका धनगर आरक्षण को लेकर एक कमेटी जज अपॉइंट की थी। एक अहवाल आया, वो अहवाल के ऊपर 3.5 करोड़ रुपए खर्चा हुआ। वो अहवाल कहाँ है किसी को पता नहीं, नई जांच कमेटी। चुनाव है ना, 2024 सर के ऊपर है, इसलिए 2024 सामने है। तो तुम्हारे लिए एक अलग कमेटी जांच करेगी, पड़ताल करेगी। ये राजनीतिक छल कपट कम से कम बाकी लोग ना समझे तो बाबा साहब के बंदे को समझना चाहिए, संविधान को मानने वाले बंदे को समझना चाहिए। संविधान के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों के षड्यंत्र संविधान प्रेमी लोग नहीं समझ सकते, तो संविधान षड्यंत्रकारी लोगों को आप परास्त कैसे कर पाओगे, उनको हरा कैसे पाओगे? क्या ये भी एक जंग नहीं है? क्या ये जंग है? कितने लोग इस बात को जंग मानते हैं? जंग नहीं मानते, आप इसको युद्ध ही नहीं मानते। जब युद्ध ही नहीं मानोगे तो जीतने का सवाल कहाँ? जब जंग नहीं मानते तो जीतने का सवाल कहाँ है? और इसीलिए बीआरएसपी
एक जन जागृति का माहौल बना के बहुजन समाज के लोगों को अलग अलग बटे हुए जाति वर्गों में बटे हुए इन तबकों को इकट्ठा करके एक बड़ा आंदोलन की तरफ हम बढ़ना चाहते हैं। और इसी आंदोलन में आप सभी लोगों का एक बड़ा सहयोग रहेगा, योगदान रहेगा। और फिर रहेंगे कि जब संविधान दिन है तो आज हर कोई दुहाई देगा, हर कोई मोर्चा निकालता है, पैदल चलता है, लेकिन संविधान ने भी आपको वोट का अधिकार दिया ना, वही संविधान ने दिया ना। और देते वक्त बाबा साहब ने कहा था ना, जिस दिन मेरे गरीब मजलूम लोग इस वोट का अधिकार का सही इस्तेमाल करेंगे उस दिन दुनिया में दूसरे भिखारी लोग पैदा नहीं होंगे। ये बाबा साहब की बात हमें भी याद रखनी चाहिए। कई लोगों ने कहा था बाबा साहब दिया होगा अपने संविधान के माध्यम से वोट का अधिकार, लेकिन आपके लोग गुलाम हैं, लाचार है, लाचार लोग बिकते हैं, उनका वोट बिकेगा, हम खरीदेंगे। बाबा साहब आपका सपना कभी साकार नहीं होगा, हम अपने गांधी गोलवलकर का सपना करेंगे, आपका सपना कभी साकार नहीं होगा। बाबा साहब को मानने वाले हर बच्चे को इस बात के ऊपर शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। बदला लेने की एक औकात पैदा होनी चाहिए, एक जुनून पैदा होना चाहिए। तालमेल का मतलब अपने सिद्धांतों को और घर को छोड़कर बाकी लोगों के साथ जाना, इसको तालमेल नहीं कहते। बाबा साहब की बात को समझना होगा। और जब बाबा साहब ने वो बात सुनी तो उनको बुरा लगा था, और बाबा साहब ने कहा था कि भाई आपकी बात सही है, मेरे लोग गरीब है, लाचार है, मजलूम है, इसलिए उनका वोट बिकेगा, आप लोग खरीदोगे, आप लोग अपनी सरकारें बनाओगे, आप लोग अपना काम कराओगे, मेरे लोगों का सपना अधूरा रहेगा, मेरा सपना अधूरा रहेगा। इस बात को मैं मानता हूँ। लेकिन आगे जाकर बाबा साहब ने कहा, लेकिन जिस दिन मेरा गरीब लाचार मजलूम आदमी अपनी वोट की कीमत पहचानेगा, उसका सही इस्तेमाल करेगा, तुम्हारे इतना बड़ा भिखारी दुनिया में कभी पैदा नहीं होगा। ये बाबा साहब की बात कम से कम संविधान दिन के मौके पर अगर हम याद करके उसके ऊपर अमल करें तो भी बाबा साहब का सपना साकार करने के रास्ते पर, संविधान को बचाने के रास्ते पर एक कदम हमारा सबका पहले होगा। और इसी का अपील करते हुए आप उसी एहसास को जताकर भविष्य में अपना वोट का सही इस्तेमाल करके अपने संविधान के दुश्मनों को मिट्टी में गाड़ने का काम करें। और मिट्टी में गाड़ने का काम मतलब दूसरे भी जिनको देंगे ना उनको भी जांच परख ले, नहीं तो एक भाई गया और चचेरा भाई आया। ये कोई ईमानदारी और अकल वाली बात तो नहीं है। एक नालायक चला गया और दूसरे नालायक आ गया, ये भी कोई बात ठीक नहीं। जिनको अपने भले बुरे की अकल है उन्होंने अपने आप में नेता पैदा करना चाहिए, अपने जनप्रतिनिधि पैदा करना चाहिए। हमेशा दूसरों के कंधे पर चल के जनाजा निकल सकता है, अधिकार नहीं मिल सकता, इतनी बात को समझना चाहिए। और इसीलिए दूसरे के कंधे पर अपना सर रखकर अपनी मुक्ति की दुहाई, अपनी सशक्ति की दुहाई देना छोड़ दो। ये बाबा साहब ने कहीं भी नहीं कहा, कोई महापुरुष ने नहीं कहा, चाहे पिछड़े हो चाहे माइनॉरिटी हो, इनको भी नहीं कहा। तो इसलिए कम से कम आने वाले दिनों में हम अच्छे भले की, अच्छे बुरे की परख कर ले, जांच कर ले और अपना फैसला सोच समझ कर करके कौन संविधान के साथ है, कौन संविधान के खिलाफ है, इसका एक निर्णय करके अपने भी लोग उसमें कुछ डालने की कोशिश करें ताकि वो भी बिगड़ जाए तो उनको रास्ते पर लाने वाले लोग वहां भी होने चाहिए। इतनी तो बात एक सादा सिंपल रणनीति के तहत, अकल के तहत अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारा भविष्य उज्जवल बनाने के तरफ हम अपने उचित कदम रखकर चलते रहेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ कड़ी धूप होने के बावजूद यहाँ जो मंच का आयोजन किया, इस सभा का आयोजन किया, आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए मैं अगली सभा के लिए जाने के लिए आपसे परमिशन चाहता हूँ। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।